हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को हो और उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको वन बाय वन कवर कर रहे हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है फ़िलहाल। और टाइम तो सभी का कीमती होता है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया इस बार। लेकिन जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। मतलब आज ये जो वीडियो है, इसमें आपके 6 नंबर, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 6 नंबर आपके इस एक सिंगल वीडियो से आ जाएंगे अभी भी, अगर आप इसको देख लेते हो। क्योंकि हम बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और ये 3 थ्योरी हैं जिससे 6 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे, आराम से, गारंटी है। क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो अगस्त में हुआ था आपका, उसका जो सेकंड पेपर था, उसके जो क्वेश्चंस हैं इन थ्योरी से पूछे गए हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, जिससे आप यकीन कर पाओगे कि हाँ, ये मतलब ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं भी वो भी क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन हैं, वो जो एक ही पेपर में, सिंगल पेपर में, सेकंड पेपर में अगस्त में जो हुआ था, उसमें जो आए थे सीडीपी के जो 6 क्वेश्चन थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी भी एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, क्योंकि जितने मतलब ये यकीन नहीं हो पाता ना कि कोई ऑथेंटिक बात बता रहा है, इतने क्या इसके सब्सक्राइबर भी नहीं है, ये ना थोड़ा। नहीं तो वैसे तो कुछ इससे आना जाना कुछ है नहीं, ये तो मेरा इंटरेस्ट है कि मतलब मुझे पढ़ाना पसंद है, इसलिए एक टीचर का भाई शौक भी होता है कि वो पढ़ा है उसने जो अचीव किया है, वो सामने वाले को कहाँ, उसमें अगर कोई ये दिखता है कि कहीं कोई दिक्कत है सामने वाले को, तो उसको वो सोल्व करे, ये होता है ना। तो बस यही है कि आप अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए फ़िलहाल हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, 3 थ्योरी पढ़ेंगे हम बहुत कम टाइम में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो जिस लेवल के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए थे, वो भी इस वीडियो में हैं। तो हम सबसे पहले वही देख लेते हैं कि प्रीवियस जो क्वेश्चन आए थे किस लेवल के आए थे, फिर हम अपनी ये इन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में, एक सिंगल पेपर में आपके 5-6 क्वेश्चन एक मतलब इन टॉपिक से आए हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं अब एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस वही है, बस इन्हें एक लेवल का क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हाई करना है, लैंग्वेज को ट्वीक करके पूछते हैं ये, बस भाषा से ही खेलना है ना, बस सिलेबस तो सेम ही है। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब सीटेट हो तो सिलेबस चेंज हो जाए, पर अभी वही सेम है सिलेबस। ठीक है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवाइगोस्की की दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही बात है। जो पियाजे हैं ये आप जानते होंगे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, और पियाजे उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं संज्ञानात्मक विकास में भाषा को, जबकि वाइगोस्की भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये इनका थोड़ा एक हाई लेवल का अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो ये क्वेश्चन बनता है, और लास्ट ईयर बना भी था। ठीक है, खोज अधिगम में शिक्षा, ये इसका रीज़न है, कारण है, खोज अधिगम में शिक्षा का अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ये भी सही बात है बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं यहाँ पे, लेकिन हम देखते हैं क्या रिलेट करता है कारण उससे, अभिकथन से। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, परंतु आर की व्याख्या सही नहीं है। हाँ, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं, बट फर्स्ट से सेकंड वो रिलेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इन्हीं थियरी से लेवाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, अनुवांशिक की प्रोग्रामिंग का खुलासा है सीधे प्रयोगकर्ता के परिणाम से। मतलब सीडीपी में ना आप थोड़ा जो इंग्लिश का सेक्शन रहता है ना, वहाँ से पढ़ लेना, हिंदी में थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है, और इसमें थोड़ी मिस्टेक भी मिलती है, और जो आपका आंसर माना जाएगा ना, तो वो इंग्लिश का माना जाएगा। ठीक है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। सामाजिक जहाँ आ गया ना वाइगोस्की, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही मैंने बताया, वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और ये सामाजिक, ये
सोशल मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, विकास के जो सार्वभौमिक पैटर्न है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। आप जानते होंगे पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इनमें कुछ इनकी विशेषता हैं, जैसा कि मैं बात करूँ तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाता है ये पूछा जाता है इसमें से, तो वो सेंसरी मोटर में आ जाता है 18 महीने के आसपास। सेंसरी मोटर में ही आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। और जो मेनली कमी है ना, कमी वो प्री ऑपरेशनल में होगी। जो बच्चे में लैग पाई जाएगी, जैसा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है तो वो प्री ऑपरेशनल में आएगी, और रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ऐसे ही जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब आ जाती है ये पूछा जाता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल में। इनके 4 स्टेजेस हैं SPCF से, आप याद रख सकते हैं। कभी कभी इसका क्रम भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है डियर, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं, क्योंकि आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, टाइम कम है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? मतलब आप देखो क्रम से ही इनकी थ्योरी से 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसीलिए हम आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो से बाहर इनकी थ्योरी से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मैं कहूँ कि आप कहीं और से जाके भी इसे पढ़ लेना, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है डियर, तो यह है आपका क्या पूछा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वे संज्ञानात्मक विकास में भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं ध्यान में। वे संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका। फोर्थ ऑप्शन, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे देखें 27 क्वेश्चन है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, मतलब किस बेस पर कैरल गिलिगन ने उनकी जो सिद्धांत था कोलबर्ग का, तो किस बेस पर उन्होंने आलोचना की थी कैरल गिलिगन, जो इन्हीं की शिष्य थी कोलबर्ग की। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो कोलबर्ग है उन्होंने मेल सैंपल्स लिए हैं, फीमेल्स को अवॉइड किया, मतलब उन पर ध्यान नहीं दिया है, तो ये एक जेंडर बाइस थियोरी है। ये उन्होंने कैरल गिलिगन ने कहा था, जो कोलबर्ग की शिष्य थी। ठीक है, तो इनकी थियोरी आज हम पढ़ तीनों की, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग। 6 नंबर का टॉपिक है आपके CTET के एग्ज़ाम में, इसीलिए हम आज इसके डिस्कस करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता, इसीलिए ज़्यादा डिस्कशन आपका इस बार नहीं हो पाया है यूट्यूब पर। ठीक है डियर, और एक ये बुद्धि से भी आपके 2 से 3 मैंने देखा है पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन बुद्धि से भी आए हैं, इंटेलिजेंस से। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो ये है हावर्ड गार्डनर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, GS का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, जनरल एंड स्पेसिफिक का जो थ्योरी ओलॉगी, मतलब ज़्यादा उसमें चलन में नहीं है। ये हावर्ड गार्डनर हैं जिन्होंने, जो ऑप्शन सही है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे। वाइगोस्की, पियाजे तो बुद्धि के से उसमें इनका ज़्यादा योगदान नहीं है। तो ये आपने देखे कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है CTET का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन इन थ्योरी से बने हैं। आज हमने इन तीनों की थ्योरी, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, तीनों की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और इससे बाहर आपको इन थ्योरी से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये गारंटी है। गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने CTET क्वालिफाई किया हुआ है, मुझे पता है कि आप किस रास्ते पर चलकर इस मंजिल को पा सकते हो। क्योंकि ठीक है, बस ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते हैं। ठीक है डियर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन यह है कि बच्चों की सोच बड़ों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। जो बच्चों की सोच इन्होंने वयस्कों से बताया ना, तो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मतलब बच्चा सोचेगा तो बच्चा भी ना, बड़ा भी सोचेगा, बच्चा भी सोचेगा। क्वांटिटी में तो वो सेम होगा, बट क्वालिटी में चेंज होगा, क्योंकि बच्चा अपना
खिलौने के बारे में हो सकता है खिलौने के बारे में सोच रहा हो, या कुछ उसे चाहिए हो, कुछ यही उसकी अपने टाइम के हिसाब से उसकी सोच होगी, उसी के हिसाब से उस मतलब, और बड़ा कुछ और सोच रहा हो, लेकिन सोचेंगे दोनों बराबर क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी अलग होगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, मैंने बताया आपको अभी इसी वीडियो में पहले कि भाषा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये मानते हैं पियाजे। बट वाइगोस्की इसका उल्टा मानते हैं, तो आप याद रखना फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ये सही है, क्योंकि पियाजे बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट मानते थे। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, ये बच्चे को एक मतलब नॉलेज का निर्माण बच्चा खुद कर सकता है, उसमें एक ये एबिलिटी है कि वो खुद से जान सकता है, वो रोबोट नहीं है। बच्चे को रोबोट नहीं मानते थे कंस्ट्रक्टिविस्ट, और पियाजे भी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अफशा आलू की चिप्स उठाती है और कहती है तितली। आलू की चिप्स को उठाकर कहती है तितली। जीन पियाजे इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है? संवेदी परक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण। तो प्री ऑपरेशनल, इनकी 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसकी सीक्वेंस भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे। तो जो भी कमी आपको दिखेगी कि बच्चे में कुछ कमी है, बच्चा सही से नहीं सोच पा रहा, कुछ यह है, तो वो सारी ही प्री ऑपरेशनल के अंदर आएंगी। मतलब जितनी भी कमी है ना, तो आप प्री ऑपरेशनल के ऊपर डाल दो, पूर्व संक्रियात्मक चरण के ऊपर। ठीक है, ये कुछ समझने का तरीका होता है, क्योंकि एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, बट जो एक मेन पॉइंट है जो समझाना चाह रहा है थ्योरिस्ट, तो वही है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस संवेदी सेंसरी मोटर में आ जाएगा, और जो भी जितनी भी कमियां हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, जैसा कि एक चीज़ को देखना कि ये भी वही है, चिप्स को तितली ही समझ रही है, तो ये भी कमी है ना, तो पूर्व सक्रियात्मक चरण है ये। मूर्त में आ जाता है आपका, मूर्त कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, मूर्त चिंतन, और अमूर्त प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग औपचारिक सक्रियात्मक चरण में आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं पियाजे से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। रचनावादी शिक्षण सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये नहीं है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और यही इसी पर हम ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, रचनावादी शिक्षण सिद्धांतों के बारे में सही, शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं, तो सही है। नई जानकारी पूर्व ज्ञान से निर्मित होती है। पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे जो आगे ना, इससे समझ जाना, आंसर नहीं है। ठीक है, पूर्व प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट बच्चे को सेंटर में मानते हैं, बच्चे को सेंटर मानते हैं। ठीक है, एजुकेशन का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। हमसे जो नहीं है वही पूछा था। सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया, ये सारे पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आप इसको अगर कुछ भी आपको ना पता हो ना, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड होते हैं उससे भी निकाल सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये यहीं से आप समझ पाओगे कि इसका आंसर यही है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं लग रहा ना, पढ़ के देखो। सिर्फ ओनली ये जो होता है ना, रटना कि बच्चे को ये काम दे दो, वो रट के ले आएगा, आसानी से जल्दी हो जाएगा काम, आपका भी काम आसान, बच्चे का भी आसान, तो ये नेगेटिव है। पियाजे के सिद्धांत के किस उपचरण में बच्चा संकेतकों के माध्यम से सीखने का विकास करता है? संकेतों के माध्यम से सीखता है बच्चा। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। पूर्व संप्रत्यात्मक चरण, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस एंड एक्सपीरियंस। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ अहम केंद्रितता कम हो जाती है, जो इगोसेंट्रिसिज्म डिक्रीज हो जाती है। किस एज में?
7 ईयर्स का जब बच्चा होता है तब उसमें डिक्रीज़ होने लगती है हेमकेंद्रित। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। श्वेता 5वीं कक्षा में है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकती है, लेकिन त्रिभुज के 3 कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इसका अमूर्त परिमाण समझने में उसे कठिनाई होती है। अमूर्त परिमाण कब समझ पाएगी? फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो इसमें कठिनाई हो रही है, तो ये है किस स्टेज की, मतलब किस चरण में है वो श्वेता? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह चॉकलेट खाना चाहता है इसलिए उसके भाई बहन और माता पिता भी इसे खाना चाहते होंगे। ये किस तरह की सोच है? मतलब हम केंद्रित है ये, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हम केंद्रित। बच्चा सोचता है जो मैं करता हूँ वो ही सब करते हैं, और वो खुद को केंद्र मानता है, पूरी दुनिया का केंद्र वही है, सब उसी को देखते हैं, सब उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की तरह सोचते हैं, जो वो सोचता है वही सब सोचते हैं। तो ये सोच होती है इसमें, क्योंकि पियाजे मानते हैं बच्चे को ईगोसेंट्रिक। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे। पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित कथा दोनों भाग हैं, तो ये एडोलसेंस के हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है। पियाजे के संज्ञानात्मक चरणों के विकास के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है पूछा है हमसे। बच्चे के तार्किक सोच में संलग्न होना शुरू करते हैं। बच्चे तार्किक सोच में संलग्न होना शुरू करते हैं, औपचारिक संचालन चरण। बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, ठोस संचालन चरण। अमूर्त रूप से सोचते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल में। और तो ये आपका मतलब कोई सा भी सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही है, नीदर वन और सेकंड। चिल्ड्रन कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये फॉर्मल ऑपरेशनल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, तो ये पियाजे ही हैं। ठीक है, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा पियाजे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए? तो ये है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये स्टूडेंट को, बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोरर मानते थे। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट मानते थे पियाजे। जीन पियाजे के सिद्धांत में तब घटित होता है जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। मतलब नई मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है, मतलब उस बच्चे के दिमाग में पहले से उस चीज़ का स्कीमा है, इमेज है, और वो उसको ऐसे ही मतलब आत्मसात कर लेता है। अगर वो बिल्ली देखता है तो वो देखता है हाँ ये बिल्ली है, उसको स्कीमा में पहले से ही वो है, स्कीमा में वो इमेज है। ठीक है, तो वो उसको ऐसे ही आत्मसात कर लेता है। यदि उसमें थोड़ा भी मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा भी चेंज हो जाता है, नहीं ये वह है, और इसको ऐसे थोड़ा भी चेंज जब को दिखे तो वहाँ एकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, एसिमिलेशन, अगर ऐसे ही एसिमिलेट कर लिया किसी चीज़ को देख के बच्चे ने, तो वो एसिमिलेशन में जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, ये मॉडिफाई शब्द आपको कहीं दिख जाए, अगर ये यहाँ पे मॉडिफाई होता या थोड़ा बहुत चेंज होता, तो वहाँ एकोमोडेशन आप ऑप्शन सही करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमताओं के बावजूद बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते, तो ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही। According to Jean Piaget theory of cognitive development, in which stage children gain the ability to separate objects in a specified order, तो ये तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है इसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसे कहते हैं संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये प्रोसेस है इक्विलिब्रेशन की, संतुलन की। ठीक है, अडप्टेशन, एक तो आप अडप्ट कर लेते हो किसी चीज़ को, ऐसे ही देख के बिल्ली है तो हाँ ये बिल्ली है, ठीक है, ऐसे ही एसिमिलेट कर लिया आपने। लेकिन यदि उसमें थोड़ा भी चेंज आप करते हो, नहीं ये बिल्ली है, इसकी इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करते हो ये, तो वो एकोमोडेशन में जाएगा। ठीक है, ये दोनों एसिमिलेशन और एकोमोडेशन एडप्टेशन के पार्ट ही, और अडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है इक्विलिब्रेशन के, संतुलन के। ये प्रोसेस है अडेप्टेशन की,
मतलब किसी चीज़ को आप देखते हो उसको ऐसे ही एसिमुलेट करते हो, हाँ ये है, ठीक है, जोड़ना, आत्मसात करना, एसिमुलेट करना। और इक्विलिब्रेशन, संतुलन, मतलब आपने देखा हाँ ये आपके माइंड में संतुलन है बना हुआ है, लेकिन आपके सामने नई सिचुएशन आ गई कुछ, तो आप असंतुलन की स्थिति में आ जाते हो कि मैंने तो ये देखा, ये क्या है, ये भी ऐसा ही लग रहा है, बट तो आप उसमें थोड़ा चेंज करके आपको बताया जाता है नहीं ये वह है और ये भी ऐसे ही होता है, तो वो एकोमोडेशन, थोड़ा भी मॉडिफाई हो, ठीक है, तो एकोमोडेशन। ऐसे ही किसी चीज़ को आप ऐसे ही आत्मसात कर लेते हो तो वो एसिमुलेशन। जीन पियाजे ने विकासात्मक चरणों को निम्नलिखित क्रम प्रस्तावित क्रम SPCF, उससे आप याद रख लेना, शॉर्ट निमोनिक है इसका SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इनकी कुछ विशेषता हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मैंने वे भी बताई हैं, तो आप याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। According to Piaget, which of the following questions will be answered only by the children in formal operational stage? ठीक है, मतलब जो औपचारिक संचालन चरण में बच्चे ही, केवल जो फॉर्मल ऑपरेशनल में होंगे वही बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने 2 गुना खाना खा लिया, उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए सी के बीच क्या संबंध है, के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब जिसमें वो अमूर्त रूप से सोच सके, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल हो गया। तो इसमें आपका यहाँ पे यदि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो उसमें इससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा ना बच्चे को, अमूर्त अपने जो सोच अमूर्त चिंतन का उसको वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा था विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि उसे निर्धारित भी करता है? तो ये प्याजे के विचार हैं, ठीक है। ये मानते थे कि विचार जो है वो न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि उसे निर्धारित भी करता है, ठीक है, ये प्याजे मानते हैं। इनकी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 के एक शिक्षक को अपनी कक्षा में या यह करना चाहिए, तार्किक तर्कों के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्तमान समस्याएं जिनके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, किसी अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल ठोस सामग्री का उपयोग करें, नहीं केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, केवल ये तो आपका मतलब आपने अगर ये थ्योरी पढ़ी भी नहीं है ना तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। केवल इस आधार पर ठोस नियम नहीं बनाने, वर्तमान समस्याओं जिनके तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तार्किक तौर पर प्रयोग करा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मिताओं को किस रूप में जाना जाता है? तो ये स्कीमा की बात करते हैं, कौन? पियाजे, ठीक। एज पर पियाजे's theory of cognitive development, at which stage do most children clearly understand past, present and future? तो ये है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, थर्ड ऑप्शन सही है। Which of the following statements is correct for theories given by Piaget and Lawrence Kohlberg? तो both have given theories of cognitive development among adults. Both theories have had patterns. No, both theories are stage theories. मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी को स्टेजेस में दिया है, ठीक है। जैसे पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, ऐसे ही कोलबर्ग ने भी अपना सिद्धांत को स्टेजेस में दिया है, ठीक है। According to Piaget, when a child is shown a toy and then it is hidden, instead of forgetting about it, the child tries to find the toy at, वो बच्चा है सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि उसमें आ गया है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। थर्ड सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्टेज दिस करेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द चाइल्ड एंड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस से पुकारा जाता है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा बच्चे का, तो ये सी ऑप्शन सही है। मतलब बच्चा उस चीज़ को ढूंढेगा, अगर आपने बच्चे के सामने से कोई चीज़ उठा के छुपा दी तो बच्चा उसके लिए उसको ढूंढता फिरेगा, यानी सामने से अगर निगाह से हट गई तो वो उसके माइंड से भी हट गई, ऐसा नहीं है, उसके लिए बच्चा ढूंढेगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो आता है सेंसरी मोटर में। मेनली 18 महीने के बच्चे में ये आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है डियर। टू फैसिलिटेट कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जीन पियाजे गेव इम्पोर्टेंस टू एक्टिविटी, पियाजे एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वाइल लेवाइगोस्की एम्फेसाइज्ड लैंग्वेज।
वाइगोस्की लैंग्वेज पर एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपका। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। बच्चे सूचना को निष्क्रिय नहीं सक्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, दोनों ही गलत हैं ये ऑप्शन, ठीक है। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जनवरी के में जो आपका सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, सेंसरी मोटर में मूर्त समस्याओं पर तर्क लिया हो आप। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण नहीं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो सेंसरी मोटर में आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ये आया था आपके फरवरी 2023 के एग्जाम में, इवनिंग में, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तु की जगह समकोण वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? आप यहीं से बस यही पढ़ लेना कि हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है, मॉडिफाई करती है, उसमें कुछ चेंज करती है। तो यह है एकमोडेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कुछ चेंज हो, मॉडिफाई किया गया हो तो वो एकमोडेशन में जाएगा। तो बच्ची हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है, ये बदलती है से ये आपका आंसर निकल आएगा कि समायोजन है। और ये आपका पूछा गया था जनवरी में 2023 में, इवनिंग शिफ्ट में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन में समझ लेते हैं बच्चे। तो ये थी आपकी थ्योरी जीन पियाजे के से रिलेटेड। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं या हो सकते थे आपके, सभी वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की की थ्योरी के क्वेश्चंस इसी वीडियो में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, यानी कि बाई डायरेक्शनल है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ये है आपकी पियाजे वाइगोस्की की थ्योरी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब इस वीडियो इसमें इंक्लूडेड हैं। इससे बाहर आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस एक सिंगल वीडियो से पक्के हो जाएंगे, गारंटी है ये, ठीक है। और आप जब एग्ज़ाम देकर आओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इनसे आपको कितने क्वेश्चन मिले थे, ताकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम वो होगा तो उन बच्चों को भी थोड़ी हेल्प हो पाए, ठीक है। एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करना चाहता है। वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए कई अवसर प्रदान करती है। वाइगोस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को निर्माण करके अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण को विकसित करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है, इंटरनलाइज करेंगे, भरना, ये हिंदी में है, भरना है, इंटरनलाइज करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग? लर्निंग को इन्फ्लुएंस कौन से फैक्टर्स करते हैं जो वाइगोस्की मानते हैं? जिसे सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नहीं, 1 2 3 ये 3 ऑप्शन सही हैं आपके। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? मतलब किसको पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, नेग्लेक्ट किया जाता है इनके जो सिद्धांत है उसमें? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। थर्ड ऑप्शन बायोलॉजिकल को पे ज़्यादा इनका वो नहीं है, फोकस नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनकी थ्योरी का नाम भी, और ये भाषा को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी? इसका नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे, लेकिन इतना ईजी क्वेश्चन शायद ही अब बने कि वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम है? सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या इनकी फॉलोइंग बेस्ड ऑन वाइगोस्किकल
ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल न्यूट्रल, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कल्चर देखते ही यहाँ पे आप ये मत समझ आना कि वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। इनसाइट लर्निंग, इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि कल्चरल न्यूट्रल की बात हो रही है यहाँ पे, तटस्थ की। सेकंड ऑप्शन सही है। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना इसके उदाहरण है। मचान मीन्स स्कैफोल्डिंग। समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना, क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपसे कभी कभी ये तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, लेकिन ये पूछा जाता है कि जो विकास की जो दिशाएं हैं वो आपसे पूछ ली जाते हैं। एक तो प्रोक्सिमा डिस्टल है, एक सफेलोकोडल है। सिर से पैर सफेलोकोडल और प्रोक्सिमा डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। ये आपसे एक क्वेश्चन पक्का बनता है आपके एग्जाम में, तो आप ये याद रखना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रोक्सिमा डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी और सफेलोकोडल सिर से पैर तक जो विकास होता है वो, ठीक है। ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट लर्निंग कैन डू विद गाइडेंस। मतलब एक बच्चा थोड़ा चल सकता है, मतलब एक चल के थोड़े कहीं फंस जाता है, मतलब उसको थोड़ी वहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो जो हेल्प मिलती है वो जो वो जोन होता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। लर्नर कैन डू अनएडेड। किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र है? लेव वाइगोस्की। इसका फोल्डिंग का ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, लेव वाइगोस्की, मतलब यूज़ किया है इसका फोल्डिंग को। और इसका फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट शायद दिया है किसने? ब्रूनर, मतलब उसकी खोज शायद उन्होंने की हो, तो ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बट यूज़ वाइगोस्की ने किया है। तो ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, मतलब Lev Vygotsky believed that development is an unfolding of genetic programming, is discontinuous in nature, result directly from maturation, results direct from social interaction. फोर्थ ऑप्शन से ये सीधे सामाजिक संपर्क से परिणाम होता है क्या? विकास, ठीक है। यानी कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन करके ही सीखता है। फोर्थ ऑप्शन सही। After seeing students struggle to solve a problem, a teacher gave them hints and half-solved examples to assist them. तो एज पर लेव वाइगोस्की थ्योरी दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। मतलब बच्चा को एक हिंट दो आप और वो फिर समझ जाए, तो आप हो गए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, और जो आप ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। According to Vygotsky, learning can't be separated from its social context. इसका सामाजिक संदर्भ है, इससे अलग नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। MKO, व्हाट इज़ MKO? मैंने बताया ना, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब वो आपसे आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको आपसे थोड़ा बेहतर पता हो उस बारे में, जहाँ आप अटके हुए हो किसी काम को करने में, और वो आपको थोड़ी हेल्प दे दे, तो वो MKO होगा, और वो जो हेल्प होगी वो स्कैफोल्डिंग कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। MKO रेफर्स टू एनीवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, वो आपके पीयर ट्यूटर, मतलब आपके सहपाठी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है MKO, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। According to Vygotsky, when teachers make adjustment in the support extended to the child according to the child's current level or performance, it is referred to as scaffolding. मचान, ठीक है। Which theorist asserted that cognitive development is a collaborative process? तो ये Vygotsky मानते थे। हम उन्हीं की थ्योरी पढ़ रहे हैं, या तो पे आप आसानी से आंसर कर भी सकते हो, लेकिन आप याद रखना ये पॉइंट्स। फर्स्ट ऑप्शन सही है। Socio-cultural context of students plays a significant role in the learning process. Third option सही है। What task should be focused upon in a socio-constructivist classroom? Tasks that are challenging and allow critical thinking. First option सही है। ऐसे कार्य जो चुनौतीपूर्ण हों और आलोचनात्मक सोच की अनुमति दें।
ये जो क्यों है ना, क्यों कैसे, ये तो ये मतलब एक बच्चे को कोई काम आप क्वेश्चन पूछो, वो ऐसा मतलब थोड़ा उसको सोचना पड़े उस पर, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन से द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय Vygotsky एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, सीखना अक्सर विकास से पहले होता है। थर्ड ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ होती है? तो ये किसके द्वारा? कल्चरल टूल के द्वारा मध्यस्थ होती है, सांस्कृतिक उपकरण। फर्स्ट ऑप्शन से। वाइगोस्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ ZPD में विकास को इसके माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। तो यह है कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, सहयोगात्मक संवाद। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। वाइगोस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन को समायोजित करते हैं तो इसे कहा जाता है स्काफोल्डिंग, मचान। के अनुसार बच्चे की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना। जो संस्कृति की और समाज की बात करते हैं ये वाइगोस्की ही हैं, तो वाइगोस्की थर्ड ऑप्शन। वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है। इनके अनुसार, तो प्याजे के अनुसार नहीं करती है। भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है। भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर प्याजे और वाइगोस्की के विचारों का सही वर्णन करता है? वाइगोस्की के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हें दोनों अपोजिट, वो इन्होंने अपोजिट कर दिए हैं इसमें। वाइगोस्की के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है, नहीं, प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले आता है फिर भाषा, ठीक है। प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसा होता तो ये ऑप्शन सही होता, पर ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड ऑप्शन सही है आपका, और ये आप अच्छे से ध्यान से समझ के जाना, ये आपसे हो सकता है पूछा जाए इस बार भी। प्याजे विचार पहला आता है, भाषा बाद में, और प्याजे भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं संज्ञानात्मक विकास में, वाइगोस्की मानते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है शिक्षक द्वारा दिए गए समर्थन को चिन्हित करने वाला क्षेत्र, मतलब बच्चे की स्वतंत्र रूप से और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर, भी बच्चे को उसकी क्षमता हासिल करने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा और बच्चे के स्वयं क्या कर सकता है जिसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। नहीं, बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर है ये स्काफोल्डिंग, मतलब प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो सहायता प्राप्त करके कर सकता है, जो उसके बीच का अंतर है ना, जो गैप को फुलफिल करता गैप है वो, तो वो है ZPD, और उसको फुलफिल कौन करता है? हेल्पर, वो MKO कहलाता है वो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंध को सबसे अच्छा सारांशित करता है? विकास सीखने से स्वतंत्र है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। विकास प्रक्रिया की सीखने की प्रक्रिया से पीछे, विकास सीखने का प्रक्रिया है। सीखना और विकास समानांतर प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे है। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। एक 5 साल की लड़की टी शर्ट मोड़ने की कोशिश करते हुए खुद से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब वो खुद से बात कर रही है, प्राइवेट स्पीच। जीन प्याजे इसे सामाजिक संपर्क के रूप में समझाएंगे, जबकि लेव वाइगोस्की इसे इन्वेंशन के रूप में नहीं। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की इसे एक बच्चे द्वारा अपनी माँ की नकल नहीं। प्याजे और लेव वाइगोस्की इसे बच्चे के विचारों की अहम नहीं। जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषण के रूप में समझाएंगे, सही है ये पॉइंट, जबकि लेव वाइगोस्की इसे निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच के माध्यम से अपने कार्यों को विनियमित करने के बच्चे के प्रयास के रूप में समझाएंगे। मतलब बच्चा खुद को डायरेक्ट कर रहा है कि वो खुद से बातें करता है ना, तो उसको बोलते हैं वाइगोस्की निज वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच। बच्चा खुद को ही निर्देश दे रहा है इस तरीके से, और प्याजे मानते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित वाक्य बोलते हैं वैसे। तो फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, अगर इनकी थ्योरी से क्वेश्चन बना तो ये बन सकता है।
एक शिक्षक के रूप में जो लेवागोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि पसंद करेंगे? तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न नहीं, रिकॉल, कंठस्थ, ये सब नेगेटिव। कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगात्मक परियोजनाएं, पीयर ट्यूटरिंग, इनसे मतलब सहयोग के द्वारा सीखें बच्चे। थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज, यह है आपका सोशल इंटरेक्शन। फोर्थ ऑप्शन सही है। में एक शिक्षक और 2 से 4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं और विषय वस्तु पर बारी बारी से संवाद करते हैं एक पाठ्यांश का, यह रेसिप्रोकल टीचिंग है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, रेसिप्रोकल टीचिंग। Which of the following technique has been proposed by Vygotsky for teaching primary school children? यह है इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, निर्देशात्मक मचान। फर्स्ट ऑप्शन से। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू करने के लिए कलम, बाघ, पानी जैसे सार्थक शब्दों का पहचानने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षाशास्त्र सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावाद पर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं कुछ, तो वो एकोमोडेशन, और ऐसे ही आत्मसात कर लेते हैं। किसी चीज़ को देखा और ऐसे ही मान लेते हैं हाँ ये यही है, तो वो एसिमिलेशन। बट यहाँ चेंज है, मॉडिफाई है, बदलना है। बस आप ये देखना कि बदलने से ही आपका आंसर निकल रहा है। यहाँ पे फिट करने के लिए बदलते हैं, तो ये एकोमोडेशन में जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही है। Vygotsky's theory of cognitive development is called a socio-cultural theory as he argues that children's learning takes place in a context. Third option सही। When a teacher adjusts the support offered to a child to fit the children's current level of performance and to help her reach her zone of proximal development, the teacher is scaffolding the child. Third option सही। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Sheila says to herself, मतलब वो खुद से कहती है, 5 साल की है शीला, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky. ये तो एक प्राइवेट स्पीच है, ये मतलब वो खुद को ही निर्देशित कर रही है। तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन सही है। और प्याजे इसको क्या मानते? प्याजे मानते अहम केंद्रित वाक। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना इसका एक उदाहरण है। इसका फोल्डिंग का ही तो उदाहरण है ना। कहाँ है इसका फोल्डिंग? फोर्थ ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो यह है वाइगोस्की। सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व पर जोर देता है। थर्ड ऑप्शन सही है। वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों में के निजी भाषण की अवधारणा दिखाता है। यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का उपयोग अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है। शिक्षिका ने देखा कि सीमा स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि वह ऐसा वयस्क या सहकर्मी के मार्गदर्शन से करती है। इस मार्गदर्शन को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मतलब कहेंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, मचान। निम्नलिखित में से कौन मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? प्रश्न पूछने के बिना स्पष्टीकरण, छात्रों को प्रेरक व्याख्यान, सामग्री और ज्ञान सामग्री दोनों की पेशकश संकेत देते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और सीखने के बीच के संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है, जैसा कि वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित है? विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाती है। विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में। थर्ड ऑप्शन सही यहाँ पे। तो ये थे वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और इस एक वीडियो से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे गारंटी के साथ, ये मैं कह सकती हूँ। और आप पेपर देने के बाद भी आने के बाद बताएंगे कि क्वेश्चन आए थे या नहीं। ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना, जिससे ये और को हेल्प हो पाए कि हाँ जो आपसे डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर वो ऑथेंटिक होता है। ठीक है, कोई यही हवा में बात नहीं होती। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग की थ्योरी।
कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो ये पहले स्तर के मतलब एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, मतलब इन्होंने 3 लेवल बताया ना और 6 स्टेजेस बताए। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कोलबर्ग की थ्योरी इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इसमें इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताए हैं। इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन सही है। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिन्हित किया गया है। मतलब इनका जो 5वीं स्टेज है उसमें क्या है? नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण हुआ है इसमें, ठीक है। 3rd ऑप्शन सही है। कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यह तर्क देकर आलोचना की है कि पुरुषों में न्याय यानी कि जस्टिस की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में केयर की होती है, देखभाल की नैतिकता होती है। लेकिन उन्होंने इनकी थ्योरी को जेंडर बाइस बताया। उन्होंने सिर्फ मेल सैंपल्स लिए थे, फीमेल सैंपल्स नहीं लिए थे, ठीक है। मतलब उन्होंने कुछ बच्चों को एक जगह बिठाकर उनके विचार जानने चाहे थे। एक पॉइंट पर जो हिंस है, उनकी बीवी बीमार थी और उन्हें बचाने के लिए, उन्हें ये थियरी है ना इनकी, बचाने के लिए एक दवाई चाहिए थी और वो एक ही स्टोर पर उपलब्ध थी। वो स्टोर वाला बहुत ज़्यादा महंगी दवाई दे रहा था वो, जो कि वो हिंस ख़रीद नहीं पाता था बेचारा। इसलिए या तो उसकी बीवी या तो मरेगी या फिर वो चोरी करके लाएगा और चोरी के बाद उसे फांसी हो जाएगी, मतलब सज़ा मिलेगी। तो उसके पास ये 2 रास्ते थे। लेकिन उसने मतलब इस पे उन्होंने विचार जाने थे कि बच्चे उसको हिंस को क्या करना चाहिए। तो अलग अलग स्टेज के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए थे, तो उसी के हिसाब से इन्होंने स्टेजेस बनाई हैं अपनी, ठीक है। 6 स्टेज हैं, 3 लेवल हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका 1st ऑप्शन सही है। ये इनकी थ्योरी को इस बेस पर क्रिटिसाइज़ किया गया था। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, मतलब इन्होंने ये एप्लीकेबल ऑल कल्चर्स में एप्लीकेबल नहीं है, सभी कल्चर्स के बच्चों को नहीं बिठाया था, कुछ ही मतलब लिमिटेड कल्चर के बच्चे होंगे वहाँ पे। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और बाइज्ड थ्योरी, ठीक है। मेल सैंपल्स थे, फीमेल सैंपल नहीं थे, इसलिए बाइज्ड थ्योरी कहा जाता है इनकी थ्योरी को। और इन्होंने लास्ट में सुसाइड कर लिया था कोलबर्ग ने, अगर आप जानते हो तो, जो एक दुखद घटना है। कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। 4th ऑप्शन सही है। और ये आपका अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन बना था। हमने वीडियो के शुरू में ही आपसे वो क्वेश्चन दिखाया भी था कि उसने किस बेस पर क्या ये इनकी कोलबर्ग की थ्योरी की आलोचना की है। तो ये हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ लें, ठीक है। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही है। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए? तो ये है आपकी कन्वेंशनल लेवल। मतलब इन्होंने 3 लेवल दिया ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। तो ये आपका 1st ऑप्शन सही है। नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तरीके के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें उसके लिए नियमों का पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? तो वो कन्वेंशनल अवस्था में है, ठीक है। मतलब जब बच्चा ये हो जाए ना कि वो अपनी भी पर वो ना करे, जैसा गांधी जी, तो वो होंगे 6 स्टेज में आएंगे उस सोच के जो होंगे वे, तो वो 6 स्टेज में आएंगे। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन। कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच नैतिक तर्क का विकास मूल्यांकन किया है। कब नैतिक तर्क का विकास दिया है? डेवलपमेंट मॉरल रीजनिंग। यहाँ पे आपका 3rd ऑप्शन सही है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वह सामाजिक कानूनों के खिलाफ हों, ठीक है। तो यह है नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हों। तो ये है आपकी 6 स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। 6 स्टेज है ये आपकी। 4th ऑप्शन सही है। गुड बॉय गुड गर्ल 3rd स्टेज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग? कन्वेंशनल ये तो है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीनों हैं, बट अनकन्वेंशनल कोई स्टेज नहीं है इनकी, ठीक है। 3rd ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे।
According to Kohlberg, at which level of moral development does the child display good boy good girl orientation? तो ये आपकी कन्वेंशनल लेवल है और थर्ड स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब बच्चा जो काम करता है वो ये सोच कर कहता है कि मुझे अच्छा समझे सब, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। On which basis of children's responses to his dilemma, Lawrence Kohlberg has proposed specific developmental stages of moral development, नैतिक विकास। फर्स्ट ऑप्शन है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर नैतिक चिंतन किस स्तर पर आधारित है? तो ये सेकंड ऑप्शन सही है, परंपरागत कन्वेंशनल। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे कोलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच संबंध का समर्थन किया। फोर्थ ऑप्शन सही है। इन कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस? मतलब एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी कौन से में हो? फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही है, यहाँ पे लेवल फर्स्ट में है ये। According to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by involving them in discussions on moral issues. Third option सही है। What is the major criticism of Kohlberg's theory? तो ये Kohlberg did not account for cultural difference in moral reasoning of men and women. Third option यहाँ पे सही है। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई है। इस आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोलबर्ग ने अपना अध्ययन मुख्य रूप से पुरुष नमूने पर आधारित किया है। प्रतिक्षण या नैतिक नहीं, कोलबर्ग ने अपने सैद्धांतिक ढांचे पर नहीं। फोर्थ ऑप्शन सही है। कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं में से एक है उनका सिद्धांत स्त्री परिप्रेक्ष्य को कमज़ोर करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता है अच्छा या बुरा नियमों को मानने या न मानने के परिणामों से निर्धारित होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा इनाम वे प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? तो ये होती है प्री कन्वेंशनल लेवल। तो जो सेकंड लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, वही सही है, सेकंड ऑप्शन। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। ये बच्चा कोलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो ये है आपका पोस्ट कन्वेंशनल में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही। कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। फर्स्ट ऑप्शन सही। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुकरण करना चाहिए चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? आज्ञाकारी दंड नहीं, यंत्रीय उद्देश्य कानून और व्यवस्था उन्मुखी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, वो मतलब लॉ को मानती है उसको। फोर्थ ऑप्शन सही है। नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नूरी नैतिकता किस अवस्था में है? तो ये है कन्वेंशनल स्टेज में नूरी। सेकंड ऑप्शन से। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वे अच्छे हैं या बुरे। ये समझने के लिए कि नियम और कानून लचीले हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं और ये जो रीज़न है ये उसकी व्याख्या भी सही करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं, तो ये अलग अलग चरणों में डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस। थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। ठीक है। According to Kohlberg, the thinking process involved in judgments about questions of right and wrong is called moral reasoning.
नैतिक तर्क शक्ति, फर्स्ट ऑप्शन से। एक शिक्षक अपनी कक्षा में कहता है जैसा कि अलग अलग असाइनमेंट को अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सभी छात्रों को बिना किसी की सहायता के असाइनमेंट पूरा करने चाहिए। वह कोलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरण में किसका उदाहरण है उल्लेख कर रही है? तो ये पारंपरिक चरण, कानून और व्यवस्था, कन्वेंशनल स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका, ठीक है। कर्नल सिंह कानूनी प्रक्रियाओं और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। वह सोचता है कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपये खर्च करती है। वह शायद कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के किस स्टेज में है, वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो वह है पोस्ट कन्वेंशनल में। सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि उनका अपना एक विचार है और वो कानूनों को जो मॉरल वैल्यू है उनको सबसे ऊपर रखते हैं। पोस्ट कन्वेंशन, सेकंड ऑप्शन सही। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन